जय हिंद साथियों। आज की हमारी लगातार करंट अफेयर की 12वीं क्लास है और मैंने आप लोगों से बोला था कि लगभग 13 से 14 क्लास में हमारा करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। तो 426 प्रश्नों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। सभी लोग, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, लगातार हमारी धर्म की क्लास भी चल रही है, उसको भी आप लोगों से निरंतर अध्ययन करते रहना है। और जो हम लोग पीछे अपने प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं उसका हम लोगों को दोहराव करते रहना है। आप जितना रिवीजन करते रहेंगे उतना ही आपको करंट का स्थायी समाधान मिल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में हर दूसरे दिन नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भूलने की संभावना रहती है वो करंट अफेयर के प्रश्नों की रहती है। जो हमारी जीके के और साइकोलॉजी के स्थायी धर्म के प्रश्न स्थायी होते हैं, यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा भूलने की संभावना मतलब सीमित रहती है। तो हम लोगों को थोड़ा करंट अफेयर का ईमानदारी से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, 427वें प्रश्न से हम लोग करते हैं अपनी 12वीं कक्षा। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया? पहले 11 हमारे यहाँ पर और दिए गए हैं, लेकिन जो इस बार करंट अफेयर में 12वां दिया गया वो डॉक्टर उषा ठाकुर जी को दिया गया है। तो आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम, ये देखो, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम किसने चलाया तो पाकिस्तान ने है, आतंकवादियों के खात्मे के लिए ये। लेकिन ईमानदारी से किसके लिए चलाया गया कि केवल नाम के लिए चलाया गया, ये आप लोग इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि क्या उसका चेहरा रहता है, क्या चरित्र है पाकिस्तान का। तो लेकिन हम लोगों को इसको ऑपरेशन बस को याद रखना है कि ऑपरेशन जो अज़्म इस्तेकाम है ये चलाया किसने और किससे संबंधित था। तो आतंकवादी खात्मे के लिए था, वो पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, राज्यसभा के सदन में नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दोनों राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सभा और निम्न सदन में हमारे सदन के नेता नियुक्त किए जाते हैं। तो जो लोकसभा के सदन के नेता होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राज्यसभा के कोई कैबिनेट मंत्री के होते हैं। तो इसमें हम लोगों को अमित शाह जी नहीं है, राजनाथ सिंह जी भी नहीं है, अश्विनी वैष्णव जी नहीं है, और हमारा जो ऑप्शन डी है वो जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा साहब वर्तमान में आपको पता है कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्हीं को राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में पदभार संभाला है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो, ये यार दूसरी बार लगातार ओम बिरला जी को चुना गया है। सभी लोगों को मुझे पता है, जानकारी होगी, लेकिन इसलिए प्रश्न डाला कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था तो या चुना गया है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो हम लोगों, क्योंकि 18वीं लोकसभा का गठन है और इसमें 5 साल का हम लोग जैसे ही गुणा करते हैं तो स्वतंत्रता से भी ज़्यादा निकल जाते हैं बस। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कुछ हमारी लोकसभा है वो कुछ 13 दिन चलती है, कोई हमारा एक 13 महीने चलती है, कोई 1 वर्ष चलती है। तो इसलिए हम लोग 18वीं लोकसभा है, और जो प्रधानमंत्री है वो उसके कम नंबर के हैं। तो इसलिए आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है। ये हमारे ओम बिरला साहब हैं, लगातार दूसरी बार चुने वाले हमारे 6वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष। इसके पहले 5 लोग और लगातार दूसरी बार चुने जा चुके हैं। ठीक है, ब्रिक्स गेम्स भारत 2024 में भारत में कितने पदक? ये रूस के कजान में आयोजित हुआ था, इसमें भारत ने 29 पदक जीते हैं। ठीक है, ये आपको रूस में हुआ है, इसलिए विशेष याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। का विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया? अब ये आपको इसलिए पता होना चाहिए कि पिछली बार एक मान्य हमारे यहाँ पर जो मिनिमम 10% लोकसभा की सीटें होंगी वो विपक्ष के नेता के रूप में चुनने का हकदार है। लेकिन लगातार 2 पंचवर्षीय में हमारे यहाँ पर कोई 10% सीटें नहीं ला पा रहा था, इसलिए स्थायी विपक्ष का नेता नहीं था। तो इस बार राहुल गांधी जी को विपक्ष के स्थायी नेता के रूप में चुन लिया गया है, और बाकी 2 बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अस्थायी तौर पर मान लिया गया था कि ये विपक्ष के नेता है। ठीक है, तो इस बार 10% से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली हैं। ये नियम है लोकसभा का विपक्ष के नेता का। अब दूसरी बात सुन लो, जो भी हमारे केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री है उनको चुने जाने का जो हमारा है वो 15% का नियम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 15% लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 15% आप कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं। लेकिन उसमें सारे कुछ स्वतंत्र प्रभार भी रहते हैं, राज्य मंत्री भी रहते हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं, मंत्रिमंडल के भी मंत्री रहते हैं। तो इस पे आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, खलुवर युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया?
ये खलवर, ये हमारा खोला गया लद्दाख में, इसके आर्यन घाटी में है ये खलवर युद्ध स्मारक, जो हमारा कारगिल पहाड़ियों का एक ऑपरेशन विजय चलाया गया था थल सेना के द्वारा, और जो वायुसेना के द्वारा वह ऑपरेशन चलाया गया था वो सफ़ेद सागर था। तो कारगिल पहाड़ियों को वापस कब्जे में लेने के लिए ऐसी उन सारे वीर और जिसने शहादत दी है सैनिकों की, उनका स्मारक है, जो अभी आम जनता के लिए नहीं खुला था लेकिन इस बार खोल दिया गया है। तो आप लोगों को केवल याद रखना है कि कहाँ है और किससे संबंधित है। ठीक है, 433वां प्रश्न हमारा अगला, भारत ने अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? ये एक बार शायद मैं प्रश्न और आपको पढ़ा दिया गया हूँ। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, उसमें हुआ था और इसमें भारत ने 11 पदक जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? भारत के ओलंपिक अनुसंधान का उद्घाटन किया गया वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को की सूची का पहला साहित्य शहर, ये आप लोगों से विशेष तौर पर जुड़ रहा है। तो आप लोग यदि बनारस, मथुरा, हरिद्वार ये ऑप्शन आप पहले देखते हैं तो आप इसी पर लगाएंगे, इसलिए मैंने ये प्रश्न डाला है। यूनेस्को का पहला साहित्य शहर, लिटरेचर ऑफ सिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये हमारा कोझिकोड केरल का है। ये हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संदर्भित करता है। तो कोझिकोड, ठीक है, इसको विशेष तौर पर याद रख लेना है। इस नाम को हमारा यूनेस्को की सूची का पहला साहित्य शहर है हमारा। अगला प्रश्न हमारे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, लेकिन जो विश्व खेल दिवस है वो 11 जून को मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को। तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों को भ्रमित नहीं हो जाना है, क्योंकि ओलंपिक ज़्यादा चर्चाओं में रहा था हमारा 2024 में, और कुछ हमने ऐसी उपलब्धि हासिल की थी कि जो पहले कभी ऐसी कर नहीं पाए थे, इसलिए हमारा ये चर्चाओं में रहता है। तो हमको थोड़ी जानकारी होना चाहिए। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा, ये यूपी में होगा। ये सारी चीज़ें एमपी, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हमारी पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और विशेष तौर पर धर्म संबंधित ये प्रश्न लगा, इसलिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र तो आपको पता होना चाहिए, यूपी में खोला जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता किसने जीती? ये दिल्ली के आईआईटी के कलश गुप्ता साहब है। ये पूरे विश्व में लगभग 1 लाख छात्रों के बीच इन लोगों ने, लगभग विश्व के 1 लाख छात्रों के बीच ये प्रतियोगिता रखी गई थी। तो कलश गुप्ता नाम के एक हमारे यहाँ के छात्र ने आईआईटी दिल्ली से अध्ययन करते हैं, जिसने जीती है। तो इसमें $10,000 का दिया गया था इनाम। आपको केवल इतना याद रखना है कि कहाँ से संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2000 की थीम क्या थी? 2024 की थीम क्या थी? ये स्वयं और समाज के लिए योग। ये इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे पीएम मोदी साहब गए थे 21 जून को। पहली बात तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और ये भारत के अथक प्रयासों के द्वारा बाद ऐसा इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है योग को। तो आपको स्वयं और समाज के लिए इस थीम की ज़रूरत नहीं है याद रखने की। थोड़ी मोदी जी ने और पार्टिसिपेट किया है, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में जाकर। तो इसलिए हम लोगों को 21 जून पूछा जा सकता है, और कहाँ पर पार्टिसिपेट किया है ये पूछा जा सकता है। तो इतना याद रखना है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन ही नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, लेकिन ये विशेष विवादों में रहा था, इसलिए ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। जो हमारे खिलजी वंश के शासकों ने इस पर हमला किया और इसको तहस नष्ट किया, तो ये बेहद हमारा पुराना विश्वविद्यालय शिक्षा का समृद्ध केंद्र था, और इसको विशेष तौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित माने जा सकते हैं। और उन्हीं का एक आरोप था कि कुछ लोगों ने इसको जानबूझकर इसमें आग लगाकर उसके जो ग्रंथ हैं, जो साक्ष्य हैं, उसको मिटाने की कोशिश की। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर? रेलवे पुल इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, वहीं पर एक ज़मीन है, वो एक नदी है चिनाब नदी, उस पर 359 मीटर ऊंचा ये
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। एफएल टावर से भी लगभग 35 मीटर ऊंचा है। तो इसको आपको याद रख लेना है। ऑप्शन डी है चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल। और इसलिए ये नदी है क्योंकि हमारे भारत सरकार ने जो भी पाकिस्तान पर हमारी नदियों के द्वारा पानी देने का समझौता था उसको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, सस्पेंड किया है, अभी निरस्त नहीं किया है, ये बात याद रख लेना है। ठीक है। अगला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। इसमें थोड़ा हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा खास नहीं रहता है। हमारे पड़ोसी देश भी हमसे सारे अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। तो 176वां नंबर रहा है 180 में। तो हम लोग पीछे से ही 4 देश छोड़ रहे हैं और लास्ट स्थान पर डले, तो याद रखना है। ठीक है। 444वां प्रश्न हमारा, विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 25 के लिए विकास का अनुमान लगाया। ये अनुमान चलते रहते हैं। नीति आयोग का आपको अनुमान देखना है, विश्व बैंक का देख लिया करो, 3-4 अनुमान देख लिया करो कि किसने क्या लगाया है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ये भी हम लोग पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति में है और ये हमारा 129वां स्थान है। ये जेंडर गैप इस बार हम लोग पिछले भी से भी बुरा प्रदर्शन किया है। इसको समझ लेना थोड़ी, ये क्या है। जेंडर गैप का होता है कि आप पुरुष और महिलाओं में कितनी समानता दे पा रहे हैं अपने देश में। तो हमारे यहाँ पर प्रयास तो सरकार के द्वारा ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में या दिखाने में ज़्यादा किया जा रहा है, उस स्तर पर ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग महिलाओं में और पुरुषों में ज़्यादा असमानताएं देखी जा रही है, इसीलिए हमारा थोड़ा बुरा प्रदर्शन रहा है। तो इसके अलावा हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम लोग इस चर्चा पे नहीं जाएंगे कि उनकी एक जो वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक संकट आया हुआ है, फिर भी तो ये लगातार जो रिपोर्ट जारी की जाती है एक पूरे 1 वर्ष का 2-2 वर्षों का परिणाम रहता है। धीरे धीरे हर क्षेत्र में इसकी गणना की जाती है, सभी क्षेत्रों में, फिर एकत्रित करके औसत निकाला जाता है, उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो इस आधार पर सभी देशों को रैंकिंग मिलती है। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है ये मोहन चरण मांझी जी है। और यहाँ पर जो भाजपा सरकार बनी है 24 साल के बाद बनी है, इसमें ये नए मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं। तो मुझे लगता है कि चर्चा हो सकती है। पिछली बार हिमाचल की हो गई थी, इस बार उड़ीसा की संभावना लग रही है मुझे। ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। सॉरी, देखो ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर देखा गया है जैसे टाइगर के पांव या होने की सूचना या साक्ष्य मिले, यहाँ पर टाइगर के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ होता नहीं है कि टाइगर देखे जाए, वहाँ तो नेता गैंगस्टर ये सारे देखे जाते हैं। टाइगर तो एमपी में, उत्तराखंड, इन सारे कर्नाटक इन राज्यों में देखे जाते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात महसूस कर सकते हैं उत्तर प्रदेश वाले कि वहाँ साक्ष्य देखे गए हैं कि यहाँ भी टाइगर है। तो इसलिए वन्यजीव अभ्यारण्य को, सोहेलवा को केवल नाम के तौर पर याद रखना है। एक नौरादेही जो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है उसके बारे में मैं आप लोगों से एक चीज़ बताऊंगा कि 4 सींगों वाला एक हिरण देखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 11 जून को मैं पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुका हूं इसकी। राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किस देश में किया। ये थोड़ा हटके प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण आप लोग जितने भी भारत के मित्र देश हैं उनको समझेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना तो अमेरिका द्वारा, ना इजराइल, ना रूस के द्वारा, ये हंगरी के द्वारा राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया है। लगभग 700 मीटर लंबा ये पुल है। ठीक है, ये याद रखना है कहाँ। अगले प्रश्न पर आते हैं। म्यूनिख निशानेबाजी विश्व कप पदक में किसने स्वर्ण पदक जीता है। ये जीता है हमारे सरबजोत सिंह ने। ठीक है, तो सरबजोत सिंह जी का याद रखना है कि म्यूनिख निशानेबाजी विश्व पदक में किसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आप लोग और आगे आते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ, ये आपको सभी को जहाँ तक पता ना हो तो बता दूं, पीएम मोदी जी के द्वारा ये पहल थी और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहली बात याद रख लेना है। तो ये अभियान जो पीएम मोदी साहब के द्वारा शुरुआत की गई थी, तो इसको याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग जो पर्यावरण की रैंकिंग में मैं बता चुका हूँ 129, कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है इसमें। 18वीं, क्योंकि हम लोगों को विश्व गुरु बनना है, वो विश्व गुरु स्तर से फिर हम लोगों को अपना आचरण और अपना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिला उम्मीदवार विजयी हुई।
ये हुई है 74। पिछली बार जो 2019 के में चुनाव में उसमें 78 हुई थी, तो इस बार कम हो गई हैं। इस पर थोड़ा हम लोग शोक व्यक्त कर सकते हैं। इसका ऑप्शन ये है 74 हुई है, और जो पिछली बार हुई थी वो 78 है। आप लोगों ने सुना होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें महिलाओं को राज्यसभा और लोकसभा और राज्य विधानमंडल में 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन वर्तमान में मैंने बताया कि जो ग्लोबल जेंडर गैप है, वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में सबसे कम समानता मिलती है। आप लोग 543 सीटों में से देख सकते हैं कि मात्र 74, ठीक है, और जो 15% हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उसमें से मात्र 7 महिलाएं। एक तो सीतारमण जी हैं, दूसरी अन्नपूर्णा देवी जी हैं। केवल 2 कैबिनेट मंत्री में है, बाकी 5 राज्य मंत्री हैं। तो 7 महिला हैं, ये याद रख लेना है। 74 चुनी गई हैं, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही हमारा चर्चाओं में ज़्यादा रहा था, ठीक है। अगला, किस टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर बनाने की परियोजना? ये भारत का पहला बायोस्फीयर बनाने की परियोजना बनाई जा रही है। एक हमारे राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है ये, इसको थोड़ा याद रख लेना है इसके बारे में। और रानी दुर्गावती है, यहाँ पर 4 सींगों वाला हिरण देखा गया है, तो ये मध्य प्रदेश में है हमारा, इसको याद रख लेना है। थोड़ी जानकारी है अलग अलग, मैं इसलिए अलग प्रश्न ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि उसमें थोड़ा कम से कम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ लेंगे। किस राज्य ने अपने पाठ्यक्रम में AI को शामिल किया है? आखिर ऐसा कौन कर सकता है कि इतना पहले, मतलब प्री एक्टिव बोलते हैं इसको, कि समय से पहले हम लोग सतर्क रहें। AI को शामिल किया है, ये कर सकता है, आप लोगों को पता है, दक्षिण भारत का राज्य। ये उत्तर भारत के किसी भी राज्य से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि ऐसे क्षेत्र में अपने यहाँ पर विकास में बढ़ावा दे। तो ये केरल ने किया है। केरल के साथ एक मैं और आपको जानकारी दे दूं कि केरल ने अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया और पास भी कर लिया है अपने राज्य का नाम बदलने के लिए। तो केरल का वो केरलम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रख लेना। अब हमारी सारे प्रश्न हो चुके हैं, तो ईमानदारी से आप लोगों को अध्ययन करते रहना है और दोहराना जरूर है, क्योंकि जितने आप करंट अफेयर के प्रश्नों को दोहराएंगे उतना आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ेगा कि अब हम लोग अच्छी स्थिति में GK और करंट में जा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।